ठीक है। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है, इसके बारे में हमने देखा था, तो ऑलरेडी हमने वीडियो जो है वो पोस्ट किया है कि क्या होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो जब दो कैरेक्टर्स के इनहेरिटेंस पैटर्न को अगर हम स्टडी करते हैं, तो वो जो जीन्स है या दो कैरेक्टर्स है वो दूसरे जनरेशन में कैसे किस पैटर्न में एक्सप्रेस होते हैं, तो उसके बारे में जो है वो लॉ बेस्ड है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो कि बताया गया है कौन से एक्सपेरिमेंट द्वारा, डायहाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट द्वारा। तो मेंडल्स ने डायहाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया और उसके बेसिस पे उसने स्टडी की कि अगर हम दो कैरेक्टर्स की स्टडी करते हैं और दो कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे ट्रांसफर होते हैं, कोई एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को तो नहीं रोकता ना, या फिर दोनों कैरेक्टर एक साथ में चले जाते हैं, या कोई एक ही कैरेक्टर दूसरे जनरेशन में चला जाता है। तो इसके बारे में उसने स्टडी की कौन से एक्सपेरिमेंट द्वारा, डायहाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट द्वारा। और उस एक्सपेरिमेंट करने के बाद में उसको उसने एक लॉ बताया, उस लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये असॉर्टमेंट का मतलब होता है सेपरेट होना, और इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र। यानी अगर हम दो कैरेक्टर्स के बारे में अगर हम डिस्कस कर रहे हैं, तो दोनों कैरेक्टर्स क्या होंगे, सेपरेट होंगे। कब सेपरेट होंगे, गैमेट फॉर्मेशन के दौरान, या फिर मियोसिस जब होती है, मियोसिस से जब गैमेट फॉर्म होते हैं, तो जब गैमेट फॉर्म होते हैं तो ये दोनों जो कैरेक्टर्स है या उनके जीन्स है या उनके एलिल्स है, वो दोनों कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंटली सेपरेट होते हैं गैमेट्स में। ठीक है। तो इंडिपेंडेंटली सेपरेट होते हैं, इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल ये दो एलिल्स ए एंड स्मॉल ए, बी एंड स्मॉल बी, तो these are the two allelic pairs। ये दो allelic pairs है, ये दोनों allelic pairs जो है अलग अलग कैरेक्टर को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल हम कहेंगे ये कलर को और फॉर एग्जांपल ये शेप को, एग्जांपल के तौर पर है। और हमने डायहाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में भी दो एलिलिक पेयर्स देखे। दो एलिलिक पेयर्स हम एक्सपेरिमेंट के ही दो एलिलिक पेयर्स देते हैं। जो हमने क्रॉस किया है उसमें हमने दो एलिलिक पेयर्स का यूज किया है। एक तो है कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, और दूसरा है कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। ये दो एलिलिक पेयर्स है, ये दोनों अलग अलग कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये उस प्लांट के सीड से रिलेटेड है। ये दोनों जो जीन्स है, ये जीन के जो पेयर है वो सीड से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है, तो आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर ये रिलेटेड है किससे, शेप ऑफ सीड। ये जो एलिलिक पेयर है ये किससे रिलेटेड है, शेप ऑफ सीड। यानी ये आर जो है, कैपिटल आर फॉर, कैपिटल आर किसके लिए है, राउंडेड सीड, और स्मॉल आर किसके लिए है, विंकर्ड सीड। ठीक है। और ये जो दूसरा एलिलिक पेयर है ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है कलर ऑफ सीड। ये जो दूसरा एलिलिक पेयर है ये रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, कलर ऑफ सीड। तो कलर ऑफ सीड में ये जो वाई एलिल है, कैपिटल वाई एलिल है, ये दर्शाता है, इसको दर्शाता है येलो कलर। अगर कैपिटल वाई होता है तो सीड का जो कलर रहेगा वो क्या रहेगा, येलो कलर रहेगा। और स्मॉल वाई है तो उसका कलर क्या रहेगा, ग्रीन रहेगा। ठीक है। तो इसमें येलो जो है वो है डोमिनेंट कलर, और ये जो है वो है रिसेसिव कलर। इसमें राउंड शेप जो है वो है डोमिनेंट कैरेक्टर, और रिकल जो है वो है रिसेसिव कैरेक्टर। ठीक है। तो मेंडल्स को ऑब्जर्व करना था कि जब ये दो अलग अलग जीन जो है
वो दूसरे जनरेशन में कैसे एक्सप्रेस होते हैं। तो हर एक जीन के दो फॉर्म्स है, उस फॉर्म्स को हम कहते हैं एलिल्स। तो एक जीन जो है जो शेप ऑफ सीड को कंट्रोल करता है, इसके दो एलिल्स है, कैपिटल आर और स्मॉल आर। कैपिटल आर जो है वो राउंडेड शेप को कंट्रोल करता है, और स्मॉल आर जो है वो रिंकल को क्या करता है, कंट्रोल करता है। राउंडेड शेप जो है वो डोमिनेंट ट्रेट है, और रिंकल जो है वो रिसेसिव ट्रेट है। सिमिलरली दूसरा जो जीन है उसके जो दो अलील्स है वो है कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। तो कैपिटल वाई जो है वो रिलेटेड है कलर ऑफ सीड से। तो कैपिटल वाई जब एलील रहेगा यानी डोमिनेंट एलील जब रहेगा, तो उस जो सीड का जो कलर रहेगा वो क्या रहेगा, येलो रहेगा। और स्मॉल वाई जब एलील रहेगा तो उसका कलर क्या रहेगा, ग्रीन। ठीक है, येलो कलर डोमिनेंट है और रेसेसिव कलर जो है वो सॉरी ग्रीन कलर कैसा है, रेसेसिव है। तो इनका जो ट्रांसमिशन है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वो कैसे होता है। तो मैंने जब क्रॉस किया, जैसे मोनोहाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में क्रॉस किया, तो उसने दो पेरेंट्स लिए। वो P1 पेरेंट जो है यानी पहले पेरेंट जो है फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन के जो पेरेंट्स है उसमें उसने क्या किया, होमोजाइगस जो है, होमोजाइगस राउंड और येलो एक पेरेंट लिया, और दूसरा जो लिया रिंकल और ग्रीन पेरेंट लिया। तो जब उनके बीच में क्रॉस हुआ तो F1 प्रोजेनी मिली, और F1 प्रोजेनी का जो रिजल्ट था वो एग्जैक्टली सिमिलर था किसके जैसे, मोनोहाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के जैसे। तो मोनोहाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में F1 में क्या रिजल्ट मिलता है, तो F1 में क्या रिजल्ट मिलता है, हमेशा डोमिनेंट ट्रेट ही एक्सप्रेस होते हैं। कौन से जनरेशन में, F1 जनरेशन में जब हम क्रॉस करते हैं दो प्योर पेरेंट्स के बीच में, तो हमेशा F1 जनरेशन जो है वो सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर को ही रिप्रेजेंट करती है, या उसी कैरेक्टर को क्या करता है, वो एक्सप्रेस करता है। इसलिए F1 प्रोजेनी जो भी, F1 प्रोजेनी का भी जो फिनोटाइप था वो फिनोटाइप क्या था, राउंड और येलो। तो F1 प्रोजेनी का जो फिनोटाइप था वो था राउंड और येलो, और जीनोटाइप क्या था उसका, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। ठीक है, अब F2 जनरेशन के लिए उसने जब क्रॉस किया तो उसको चार टाइप के फिनोटाइप्स मिले। कौन से चार टाइप के फिनोटाइप्स मिले, जब F2 जनरेशन के लिए उसने क्रॉस किया है किसके साथ में, ये P2 जनरेशन है, और ये P2 जनरेशन कहां से ली है, F1 से। यानी F1 का F1 के साथ में ही सेल्फ क्रॉस किया है। ठीक है, तब जाके कौन सी प्रोजेनी मिली है, तब जाके F2 प्रोजेनी मिली है। F2 प्रोजेनी में उसको तो अलग अलग टोटल चार फिनोटाइप्स मिले। चार में पहला था रॉन्ग येलो, दूसरा था राउंड ग्रीन, तीसरा था रिंकल येलो, और चौथा जो फिनोटाइप था रिंकल ग्रीन। तो F2 जनरेशन में टोटल 16 प्रोजेनी पॉसिबल है। तो F2 जनरेशन में टोटल 16 प्रोजेनी फॉर्म होती है, और 16 प्रोजेनी में अगर हम फिनोटाइप्स अगर देखते हैं तो 16 प्रोजेनी में आपको चार टाइप के फिनोटाइप्स मिलते हैं, राउंड और येलो, राउंड और ग्रीन, रिंकल्ड और येलो, रिंकल्ड और ग्रीन। तो इसमें से राउंड और येलो जो है और रिंकल्ड जो ग्रीन है, ये दोनों कैसे, पैरेंटल यानी पेरेंट के जैसे इसके फिनोटाइप है। ठीक है, और जो बीच में जो दो प्रोजेनी है, या बीच में जो दो फिनोटाइप्स दिखते हैं आपको, राउंड और ग्रीन और रिंकल और येलो, ये जो फिनोटाइप्स हैं ये नए वाले फिनोटाइप्स हैं ये। सो दीज आर द न्यू फिनोटाइप्स। और ये कैसे है, ये पैरेंटल फिनोटाइप्स है। ये पैरेंटल फिनोटाइप्स है। ठीक है, तो ये पेरेंट के अलावा भी नए टाइप के फिनोटाइप्स क्यों आए या कैसे आए, उसके उसके पीछे हमको देखना पड़ेगा कि ये जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो क्या ऐसे बदलाव होते हैं या क्या ऐसे चेंजेस होते हैं जिसके कारण जो है हमको नए कॉम्बिनेशंस में जो है फिनोटाइप्स दिखते हैं। ठीक है,
तो फिनोटाइप का जो हमने रेशियो देखा है वो क्या लिखा है 9 3 3 1, यानी आपको पैरेंटल जो फिनोटाइप्स मिलते हैं F2 जनरेशन में डायहाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में वो कितने मिलते हैं 10, ये 9 और ये 1, ऊपर वाला राउंड ले लो और नीचे वाला जो रिंकल और ग्रीन है ये क्या है, ये पैरेंटल फिनोटाइप्स है। और टोटल जो प्रोजेनी मिलती है हमको, तो 10 जो प्रोजेनी है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, पैरेंटल फिनोटाइप्स को रिप्रेजेंट करती है, और 6 जो प्रोजेनी है वो रिप्रेजेंट करती है नए वाले फिनोटाइप्स को। तो ये क्यों होता है, तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी उसके पीछे बेसिक रीजन है। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है कि जब दो अलग अलग एलिलिक पेयर्स का ट्रांसमिशन या इनहेरिटेंस हम देखते हैं, ठीक है, तो जब दो प्योर पेरेंट्स के बीच में जब क्रॉस होता है डिफरिंग इन टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, when there is a cross between two pure parents differing in the two pair of contrasting characters, जब हम दो pair of contrasting characters को कंसीडर करके जब हम क्रॉस करते हैं दो पेरेंट्स के बीच में, तो जो सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ अलील, यानी इनका जो सेग्रीगेशन है या इनका जो सेपरेशन है वो इंडिपेंडेंट है। किससे इंडिपेंडेंट है, कैपिटल Y एंड स्मॉल y। तो जब हम दो एलिलिक पेयर्स का इनहेरिटेंस देखते हैं और उनका सेपरेशन देखते हैं मियोसिस में, तो ये सेपरेशन कब होता है, मियोसिस में होता है। तो जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो गैमेट फॉर्मेशन में क्या होता है, हर एक एलील जो है एक गैमेट्स में चला जाता है, पेयर्स होते हैं, एलील का एक पेयर है, तो एलील का पेयर जो है तो इसमें से एक एलील जो है एक गैमेट में चला जाएगा और दूसरा एलील जो है वो दूसरे गैमेट में चला जाएगा, ठीक है। वैसे ही ये एलील जो है इस कैपिटल Y और स्मॉल y में से एक एलील जो है एक गैमेट में चला जाएगा और स्मॉल y जो है वो दूसरे गैमेट में चला। तो ये जो सेपरेशन होता है कैपिटल Y एंड स्मॉल y ये साथ में रहते हैं, लेकिन जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं। ये कौन सा लॉ है, ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्ट में डिफरेंस क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हम सिंगल एलिलिक पेयर का सेपरेशन देखते हैं, सिंगल, सिर्फ इसका अगर हमको सेपरेशन देखना है तो ये कौन से लॉ पे बेस्ड है, ये बेस्ड है किसके ऊपर, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जब दोनों एलिलिक पेयर का हमको सेपरेशन देखना है गैमेट फॉर्मेशन में तो ये लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सो डिफरेंस यही है, अगर सिर्फ सिंगल एलिलिक पेयर का सेपरेशन देखेंगे तो वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जब हम दोनों एलिलिक पेयर का सेपरेशन जब देखते हैं तो उसको हम कहेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट उसके, ठीक है। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है, द सेपरेशन ऑफ एलिलिक पेयर, वन एलिलिक पेयर, तो ये जो एक एलिलिक पेयर है कैपिटल R और स्मॉल r, इनका जो सेपरेशन है वो टोटली इंडिपेंडेंट है किससे, कैपिटल Y और स्मॉल y। तो ये सेपरेट जब होंगे R और स्मॉल r जब गैमेट में चले जाएंगे तो ये कोई भी इनके ऊपर असर नहीं करेगा, ना तो कैपिटल R और स्मॉल r इनके ऊपर असर करेगा कि नहीं वहीं जाऊंगा मैं आपको रोकूंगा, तो ना तो ये इसको रोकेगा सेपरेशन को और ये तो ना इसके सेपरेशन को रोकेगा, तो दोनों इंडिपेंडेंटली सेपरेट होंगे, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंटली सेपरेट होते हैं तो क्या ऐसे पॉसिबिलिटीज आती है जिसके कारण जो है हमको दो नए फिनोटाइप्स मिलते हैं। हम देखते हैं तो ये हमारी जो है F1 प्रोजेनी है। जब हम F1 प्रोजेनी का यूज करते हैं किसके लिए, F2 प्रोजेनी के लिए, तो ये F1 प्रोजेनी हमारी क्या बन जाती है, पैरेंट बन जाती है, ठीक है। तो इसके गैमेट्स कैसे फॉर्म होते हैं, तो जब गैमेटोजेनेसिस होती है तब मियोसिस,
मियोसिस से गैमेट फॉर्मेशन होता है और गैमेट फॉर्मेशन में क्या होता है, गैमेट्स बनते हैं, ठीक है। तो टोटल 4 गैमेट्स बनेंगे। टोटल गैमेट्स कितने बनते हैं, 4 गैमेट्स बनते हैं। जो डायहाइब्रिड पेरेंट होता है उससे जब गैमेट फॉर्म होते हैं तो 4 अलग अलग टाइप के गैमेट्स फॉर्म होंगे। तो कैसे गैमेट फॉर्म होते हैं, तो हमको 2 अलग अलग पेयर को कंसीडर करना है। तो इस पेरेंट से जब गैमेट बनेंगे तो हम सिर्फ इसका सेपरेशन देखते हैं। इसका सेपरेशन देखते हैं। So we will see separation of capital R and small r। जब गैमेट फॉर्म होगा तो हम पहले इसका देखेंगे, इसका कैपिटल R और स्मॉल r। कोई भी हम पहला ले सकते हैं, कैपिटल Y और स्मॉल y भी पहले ले सकते हैं, लेकिन हमने कैपिटल R और स्मॉल r हमने पहले कंसीडर किया है। इनका आप सेपरेशन देखेंगे। तो ये जो पेरेंट है, इस पेरेंट से जब गैमेट फॉर्म होंगे तो कैपिटल R और स्मॉल r क्या होंगे, नए नए अलग अलग गैमेट्स में चले जाएंगे। तो 50% गैमेट्स में कैपिटल R और स्मॉल r साथ में है, ये साथ में है। तो जब मियोसिस होगा, तो ये जो एलिलिक पेयर्स है ये सेपरेट होंगे, और सेपरेट होंगे तो क्या होगा, ये हर एक जो अलील है वो अलील क्या होगा, अलग अलग गैमेट्स में क्या होगा, ट्रांसफर होगा अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये दोनों जो अलील्स है, जो एलिलिक पेयर्स में जो अलग अलग एलील्स है कैपिटल R और स्मॉल r, जब मियोसिस होगा गैमेटोजेनेसिस के दौरान, तो ये हर एक जो एलील है एक एक गैमेट्स में चला जाएगा। तो एक गैमेट में जाएगा कैपिटल R और दूसरे गैमेट में चला जाएगा कौन सा एलील, स्मॉल r। तो ऐसे सेपरेट होंगे। यानी आप कह सकते हैं कि 50% जो गैमेट्स रहेंगे, 50% गैमेट्स में कैपिटल R चला जाएगा और 50% में क्या रहेगा, 50% गैमेट्स में क्या रहेगा, स्मॉल r, ठीक है। लेकिन हम अभी डायहाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं, तो यहाँ पे सिंगल एलिलिक पेयर नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, 2 एलिलिक पेयर है, ये एक एलिलिक पेयर है और ये एक एलिलिक पेयर है। तो जब ये R सेपरेट होगा तो चांसेस है इनका भी सेग्रीगेशन होगा, और इनका सेग्रीगेशन दोनों अलग अलग है, यानी इसमें कोई भी रिलेशन नहीं है, कोई भी रिलेशन यानी कोई एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करता है। इसलिए हमने उसको कहा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी ये 2 एलिलिक पेयर, ये एक एलिलिक पेयर और ये एक एलिलिक पेयर। जैसे ये हमने इसका सेपरेशन देखा है, तो वैसे इसका भी सेपरेशन होगा, किसका, कैपिटल Y एंड स्मॉल y, कैपिटल Y एंड स्मॉल y, ये भी इनका भी सेपरेशन होगा। तो कैपिटल Y एक गैमेट में चला जाएगा और स्मॉल y जो है वो दूसरे गैमेट में चला जाएगा, यानी 50% ऑफ गैमेट्स में क्या होगा, कैपिटल Y और 50% ऑफ गैमेट्स में क्या होगा, स्मॉल y। जैसे इसका सेपरेशन होगा वैसे ही इसका सेपरेशन है, तो दोनों का जो सेपरेशन है वो इंडिपेंडेंट है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब तो ये हमने सिंगल बात की है, ठीक है। तो आप पहले इसको कंसीडर करो या इसको कंसीडर करो, दोनों सेम रहेंगे, तो हम इसको अभी भूल जाएंगे। तो इसका सेपरेशन इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे 2 एलिलिक पेयर्स है, कैपिटल R स्मॉल r और कैपिटल Y और स्मॉल y। तो ये कैपिटल R जब जाएगा, यानी 50% ऐसे गैमेट्स लेंगे उसमें कैपिटल R रहेगा, और 50% ऐसे गैमेट्स लेंगे उसमें क्या रहेगा, स्मॉल r रहेगा, ठीक है। तो ये कैपिटल R जो है ये तो होता ही, ये तो जाता ही है गैमेट्स में, लेकिन उसके साथ में अब दूसरा एलिलिक पेयर्स भी जाएगा।
ठीक है। तो इस R के साथ में, इस R के साथ में कैपिटल Y भी जा सकता है, स्मॉल y भी जा सकता है। इस कैपिटल R के साथ में ये कैपिटल Y भी जा सकता है और स्मॉल y भी जा सकता है। इक्वल इक्वल चांसेस है किसके? तो इस कैपिटल Y के साथ में, सॉरी कैपिटल R के साथ में कैपिटल Y अगर जाता है तो ये गैमेट क्या फॉर्म होगा? गैमेट फॉर्म होगा कैपिटल R और कैपिटल Y, और कैपिटल Y कैपिटल R के साथ में स्मॉल y भी जा सकता है, इक्वल चांसेस है इसके। तो ये गैमेट क्या फॉर्म होगा? कैपिटल R स्मॉल y। ठीक है। वैसे इसके साथ भी ये स्मॉल r के साथ में कैपिटल Y भी जा सकता है और स्मॉल y भी जा सकता है, इक्वल चांसेस है। इसलिए अगर स्मॉल r के साथ में कैपिटल Y जाता है तो ये गैमेट होगा स्मॉल r कैपिटल Y, और अगर स्मॉल r के साथ में स्मॉल y आता है तो ये गैमेट होगा स्मॉल r स्मॉल y। तो इस तरीके से क्या होते हैं? 4 गैमेट्स मिलते हैं। ठीक है। तो इसमें जो कैपिटल R और कैपिटल Y और स्मॉल r स्मॉल y ये जो है ये पैरेंटल गैमेट्स है। ठीक है, पैरेंटल गैमेट्स है। और ये जो नए गैमेट्स फॉर्म होते हैं ये रिकॉम्बिनेंट गैमेट्स है। ये क्या है? रिकॉम्बिनेंट गैमेट्स है। और ये रिकॉम्बिनेंट गैमेट्स के कारण ही जो है वो F2 जनरेशन में दो नए फिनोटाइप्स हमको दिखते हैं। ठीक है। तो ये है बेसिस। तो ये रिकॉम्बिनेंट गैमेट्स मिलते हैं, और ये रिकॉम्बिनेंट गैमेट्स मिलने के कारण ही जो है हमको दो नए टाइप के फिनोटाइप्स मिलते हैं इसमें F2 जनरेशन में। ठीक है। तो यही है बेसिक रीजन कि हमको F2 जनरेशन में दो नए फिनोटाइप्स मिलते हैं, क्योंकि दो ये जो डायहाइब्रिड जो पेरेंट होता है ये दो नए रिकॉम्बिनेंट गैमेट फॉर्म करता है, और दो नए रिकॉम्बिनेंट गैमेट फॉर्म करने के कारण ही जो है उसका जब फ्यूजन होता है तो फ्यूजन होने के बाद में जो नया पेरेंटल जीनोटाइप, नया जो प्रोजेनी का जो जीनोटाइप बनता है उसका जो फिनोटाइप रहता है वो थोड़ा सा पेरेंट के डिफरेंट रहता है। ठीक है। इसलिए जो F2 जनरेशन में 6 ऐसी प्रोजेनी फॉर्म होती है उनका जो फिनोटाइप होता है वो अपने पेरेंट्स के टोटली डिफरेंट होता है। तो ये है। अब एक बार हम फिर से उसको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्टेट्स दैट, so when there is a cross between two homozygous pure parents differing in the two pair of contrasting characters, the separation of one allelic pair, the separation of one allelic pair is independent to the separation of another allelic pair। यानी दो allelic pairs में से एक allelic pair का separation जो है वो totally independent है to that of the separation of other allelic pairs। ठीक है। तो ये दो allelic pairs है, तो इसका जो separation है वो separation चाहे इसका separation है during gamete formation वो totally independent है, दोनों independently separate होते हैं। इसीलिए जो है कैपिटल R के साथ में कैपिटल Y भी जा सकता है, कैपिटल R के साथ में स्मॉल y भी जा सकता है। इसलिए यहाँ पे इक्वल चांसेस है 25%, 25%, 55%, 25%। और इसलिए जो है F2 प्रोजेनी में हमको क्या मिलते हैं? दो नए फिनोटाइप्स मिलते हैं।